परीक्षाओं पर चर्चा करेंगे और आप जानते हैं कि यूपी बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं वो डिक्लेयर्ड हो चुकी हैं। 24 मार्च से पेपर होने हैं और उनको लेकर छात्र जो हैं काफ़ी तनाव में रहते हैं। तो उन परीक्षाओं को लेकर हम हमारे साथ में जुड़े हुए हैं संजय जी, जो विगत वर्षों से परीक्षाओं को लेकर और छात्रों से मिलते रहते हैं और उनको एक काउंसलिंग करते रहते हैं और समझाते हैं कि बच्चों को परीक्षाओं के दौरान कैसा रहना चाहिए और किस तरीके से वो अच्छे परीक्षाओं में नंबर लेके आ सकते हैं। तो सबसे पहले बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जानते हैं कि परीक्षाओं को लेकर बच्चे एग्ज़ाम के दौरान काफ़ी तनाव में रहते हैं, तो उसको वो कैसे कम करें? छात्रों को तनाव में रहने के 2 ही कारण रहते हैं कि जो उनके पिछले पूरे वर्ष की मेहनत है, उस वर्ष का जो उन्होंने मेहनत की है, उसकी परीक्षा होगी और उसके पश्चात उनको उसका परिणाम मिलेगा। तो थोड़ा तनाव इस वक़्त में छात्रों के मन में रहता है कि पेपर कैसा होगा, पेपर में किस प्रकार के प्रश्न आएँगे। तो छात्रों को अपने अंदर ये आत्मविश्वास लाने की कोशिश करनी चाहिए कि जो परीक्षाएँ हैं, वे हमारी ही परीक्षाएँ हैं और हमने इसके लिए काफ़ी दिनों से पिछले एक वर्ष से हमने तैयारी की है। तो दूसरा उन्हें यह करना चाहिए कि जब भी उन्हें ऐसा डर या भय का माहौल या ऐसी आकांक्षाएँ प्रतीत हों, तो वो जो उन्होंने पढ़ा है, जो उन्होंने पढ़ाई की है, उसको वो दोहराएँ, बार-बार दोहराएँ और उस दोहराव के साथ-साथ लिखने का अभ्यास भी करें। जब भी पढ़ने बैठें, तो वे कॉपी और किताब और पेंसिल लेके बैठें और उन तीनों के साथ में जब आप लिखते हैं, साथ में लिखते हैं और जब आप कुछ प्रश्नों के जो पुराने प्रश्न पत्र हैं, अनसॉल्व्ड पेपर्स हैं, उनको लेकर बैठते हैं, तो आपके मन में जो सवाल आते हैं, उससे आपका जो भय होता है, वो कम होता है और आपको एक आत्मविश्वास पैदा होता है कि हाँ, हम परीक्षाओं में अच्छा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि परीक्षाओं को कुछ ही दिन शेष बचे हैं, उसको लेकर के छात्र किस तरीके की अपनी रणनीतियों को तैयार करें? मैं छात्रों को ये विशेष सलाह देना चाहूँगा कि जो आने वाला समय है वह काफ़ी कम है और चूँकि यह समय काफ़ी कम है तो जो आपने पिछले वर्ष में विगत वर्ष में जो पढ़ लिया है, आप जिस क्षेत्र में जिस सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हैं और जिन चैप्टरों के बारे में अच्छे से जानते हैं, उनका अधिकाधिक अभ्यास करें, उनको बार-बार दोहराएँ। इससे क्या होगी, आपकी मजबूत पकड़ बनेगी, आपके सब्जेक्ट पे आपकी अच्छी कमांड बनेगी। जिस चैप्टर को या कुछ पोर्शन ऐसा रहता है जो अध्याय हमें नहीं आते हैं या हमारी समझ से परे होते हैं, तो उनमें अभी पढ़ना मेरे हिसाब से एक अच्छी समझदारी नहीं होगी। उसके बजाय वे उस एरिया को ज़्यादा फोकस और कंसंट्रेट करें जिसमें वे बहुत अच्छा कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा दोहराएँ और ज़्यादा से ज़्यादा उसके लिए प्रैक्टिस करें और जो पुराने अनसॉल्व्ड पेपर्स हैं उनको हल करें और इन सारे पेपर्स वगैरह के हल करने के पश्चात वे अपना जो रिवीजन है वे कंटिन्यूअसली रखें और अपने जो मित्र हैं, जो अपनी जो सगे-संबंधी हैं, उनसे मिलना-जुलना थोड़ा कम रखें, जिससे जो आने वाला समय है, उनके लिए थोड़ा बेहतरी का समय होगा। जैसे छात्रों को अधिकतम अंक प्राप्त करने के लिए आपके क्या सुझाव रहेंगे जिससे वो अधिकतम परीक्षाओं में अंक प्राप्त कर सकें? जैसा कि आप जानते हैं कि जो एग्ज़ामिनर होता है, वो एक छात्र की कॉपी लेकर बैठता है और वो जो छात्र ने उस कॉपी में उस एग्ज़ामिनर के समक्ष जो परोसा है, वही उसके लिए उसको उसका मूल्यांकन करने का एक आधार बनता है। तो जब छात्र की कॉपी एक एग्ज़ामिनर के पास जाती है, तो वो उस तरीके से जानी चाहिए जिससे लगे कि हाँ, छात्र अच्छा है, छात्र ने पढ़ाई की है और छात्र ने मेहनत की है। एग्ज़ामिनर कभी ये नहीं सोचता है कि ये छात्र फ़ेल हो जाए या मुझे इस छात्र को फ़ेल करना है या कम अंक देने हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अंक अर्जित करने के लिए एग्ज़ामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से खुद को रखें और देखें कि अगर मैं एग्ज़ामिनर होता तो मैं इस छात्र से क्या उम्मीद करता। तो मैं कुछ 2-4 टिप्स इस पे बताना चाहूँगा। मान लीजिए आपके प्रश्न पत्र में 10 सवाल हैं। उन 10 सवालों के जवाब में आपको मान लीजिए 9 सवालों के जवाब बहुत अच्छे से आते हैं और एक प्रश्न ऐसा है जिसका जवाब आपको आता नहीं है या वो प्रश्न आपकी समझ से परे है। तो आप उन 9 सवालों को सबसे पहले करें और बाकी का जो 10वां प्रश्न है उसको छोड़ दें या अंत में करें। उसके पश्चात आप सबसे पहले उस सवाल को करें जो जिस सवाल के बारे में आप आश्वस्त हैं कि आप इस सवाल को या इस प्रश्न को सबसे पहले और सबसे अच्छे तरीके से करेंगे। तीसरी चीज़, अगर आपको सभी प्रश्न आते हैं और आप बहुत अच्छा तरीके से जानते हैं और सभी प्रश्नों के उत्तर आपको आते हैं, तो आप क्रम के हिसाब से
क्रमागत जो प्रश्न में जो क्रम संख्या दी हुई है उसी हिसाब से प्रश्नों को हल करें। इससे आपको फ़ायदा होगा और सहूलियत होगी एग्जामिनर को, क्योंकि उसे ये देखना नहीं पड़ेगा कि मुझे इस प्रश्न के उत्तर में कितने अंक छात्र को प्रदान करने हैं, क्योंकि 20 या 25 कॉपियाँ चेक करने के बाद एक ऑटोमेटिकली फ्रेमवर्क जो एग्जामिनर है उसके दिमाग में सेट हो जाता है कि मुझे इस छात्र को इस प्रश्न के उत्तर में कितने अंक देने हैं। अपनी हैंड राइटिंग सुंदर लिखावट में लिखें। अगर आपके पास समय है तो हेडिंग वगैरह डालें। अगर आपको लगता है कि कोई प्रश्न छूट सकता है तो उसमें वो छोड़ सकते हैं। अगर नहीं, समय अभाव के कारण अगर वो नहीं कर पा रहे हैं ऐसा, तो वो एक माना जाएगा। अदरवाइज़ आप अच्छी हैंड राइटिंग में लिखें और थोड़ा गैप दें और मार्जिन थोड़ा ज़रूर छोड़ें, जिससे एग्जामिनर को कॉपी चेक करने के पश्चात अंक देने में और उस प्रश्न को समझने में कठिनाई महसूस ना हो। परीक्षा के दौरान जब बच्चे के हाथ में जब प्रश्न पत्र आता है, तो उस समय जो समय का मैनेजमेंट है, वो उस समय कैसे करें और पूरे पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट कर लें, जिससे उनके जो समय में कोई गड़बड़ ना हो, प्रश्न पत्र में जो क्वेश्चन हैं वो ना छूटें? उसके लिए आपके क्या सुझाव रहेंगे? जो छात्र हैं, जैसे ही प्रश्न पत्र आपके पास आता है तो आप उस प्रश्न पत्र को उठाइए और देखिए और एक बार उसके थ्रू गो थ्रू होइए, मतलब उस प्रश्न पत्र को पूरा पढ़िए। उस प्रश्न पत्र को पढ़ने के बाद अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि प्रश्न पत्र कठिन है, तो यह याद रखिए कि यह प्रश्न पत्र आपके बाकी साथियों के लिए भी, जो अन्य छात्र हैं उनके लिए भी कठिन है। तो आप घबराइए मत। अगर आपको लगता है कि आप का जो प्रश्न पत्र है वो बहुत ही सरल है, तो यह भी ध्यान रखिए कि बाकी अन्य छात्रों के लिए भी यह सरल है। तो ना तो आपको घबराने की आवश्यकता है, ना ही जो अति आत्मविश्वास होता है उससे लबरेज होने की आवश्यकता है। तो आप दोनों ही अवस्थाओं में सामान्य बनने की कोशिश कीजिए। और चूँकि अभी प्रश्न पत्र ठीक आपके समक्ष आया है, तो आपने इस प्रश्न पत्र को अटेम्प्ट नहीं किया है, तो आप जैसे ही इस प्रश्न पत्र को अटेम्प्ट करने लगें, जैसे ही आपने पढ़ लिया प्रश्न पत्र को, तो आपको जो प्रश्न आता है उस प्रश्न पर जाएं, उसकी क्रमांक संख्या लिखें, उस प्रश्न को लिखें एक लाइन में और ठीक उसके नीचे अपना उत्तर लिखना प्रारंभ करते हैं, जिससे आपका समय बचेगा। दूसरी चीज़, आप अनावश्यक रूप से, यदि आपको आवश्यक ना हो, तो उस 2 घंटे या 3 घंटे की अवधि के दौरान शौच आदि से निवृत्त होने के लिए पहले ही बैठ जाएं, जिससे आपको बीच में ऐसा भटकाव करने का समय ना मिले। चौथी चीज़, जो आप अतिरिक्त कॉपी अगर चाहते हैं अपने एग्जामिनर से, इन्विजिलेटर से, तो आप अतिरिक्त कॉपी की मांग पहले ही कर लें, ताकि बाद में आपको ऐसा महसूस ना हो कि किसी कारणवश जो इन्विजिलेटर हैं उन्होंने आपको अतिरिक्त कॉपी देने से मना कर दिया है। तो इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखें और यह सोच कर चलें कि मुझे इस प्रश्न को, हर एक जो प्रश्न है उसकी एक समय सीमा निर्धारित कर लें कि मुझे इस प्रश्न पत्र को 20 मिनट या 10 मिनट, जो भी आपके प्रश्न पत्र के हिसाब से महसूस हो रही है, कितना समय देना है। उसके पश्चात उसमें 2 या 3 मिनट का आगे पीछे का समय हो सकता है, उसको आप मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर एक ही प्रश्न पर आप ज़्यादा समय खर्च करेंगे, अगर कोई प्रश्न आपको नहीं आ रहा है, तो आप आगे बढ़िए, दूसरा प्रश्न को अटेम्प्ट कीजिए, ताकि आपका समय बच जाए। और हमेशा ध्यान रखिए, आप अपने हाथ में एक घड़ी अवश्य बांध कर जाएँ प्रश्न पत्र की परीक्षा के दौरान। इससे आपको बहुत सहूलियत होगी। वहाँ घंटा तो बजता रहता है, लेकिन फिर भी आपका जो घड़ी है वो आपको, आपका जो समय प्रबंधन है उसमें बहुत मदद करेगा और आपको यह कठिनाई महसूस नहीं होगी कि मैंने इस प्रश्न पर ज़्यादा समय खर्च कर दिया। जैसे माता-पिता और सगे संबंधियों की आकांक्षाओं को लेकर छात्रों पर तनाव रहता है, वो उस तनाव से कैसे बचें? माता-पिताओं और ख़ासकर जो परिजन हैं, सगे संबंधी हैं, उनकी आकांक्षाएँ रहती हैं, हमें इनका सम्मान करना चाहिए। लेकिन हमें साथ ही ये ध्यान रखना चाहिए कि वे भी हमारे बच्चे हैं और बच्चे छोटे हैं, इतने ज़्यादा समझदार नहीं हैं। तो माता-पिता अतिरिक्त दबाव उन पर ना डालें कि इतने नंबर लेके आओ या ऐसा करो, कोई स्पेसिफ़िक टारगेट ना दें। हाँ, उनको ये ज़रूर अवश्य समझाएँ कि वे अच्छा करें और मेहनत करें, और जो उन्होंने मेहनत की है उसके बेसिस पे अपने एग्ज़ाम दें। और अपने परीक्षाओं के दौरान उनका ये विशेष प्रयोजन होना चाहिए अपने पुत्र पुत्री के लिए, अथवा जो भी सगे संबंधी हैं उनका, अपने छात्रों के लिए, कि बेटा आपने बहुत अच्छे से मेहनत की है। उनको बूस्टअप करें, उनको प्रेरित करें, उनको अभिप्रेरित करें और उनको समझाएं कि आपने मेहनत की है, जो आपको आता है आप उसको लिखिए, आप परीक्षा में अवश्य सफल होंगे। जी, ये बताइए, जैसे कम समय बचा है, ये तो आप जानते हैं। जैसे जो टाइम टेबल है,
वो जो छात्र हैं वो किस तरीके से टाइम टेबल को निर्धारित करें जिससे वो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। उस टाइम टेबल में ये मान लीजिए एक स्मार्टनेस तरीके से कैसे मतलब अपने छात्र जो हैं वो अपने शेड्यूल को, अपने टाइम टेबल को कैसे निर्धारित करें। इसके लिए जो व्यक्ति विशेष है उसके ऊपर भी निर्भर करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रात को पढ़ाई करना पसंद करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन में पढ़ाई करना पसंद करते हैं। कुछ लोगों के लिए उनके आसपास का जो परिवेश होता है वो बहुत मैटर करता है। तो हो सकता है कि रात में सभी लोग सो जाते हैं, तो कुछ लोगों को रात में पढ़ने का मन हो या उनकी ऐसी आदत हो, तो वो उस हिसाब से अपना समय निर्धारण कर सकते हैं। टाइम टेबल वे खुद से बनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप दिन में सुबह 9 बजे या 10 बजे या 8 बजे जब भी संभव हो, तो आप सुबह का नाश्ता, भारी नाश्ता, अच्छा खासा नाश्ता कर सकते हैं, या जो लंच है वो अच्छा खासा कर सकते हैं। डिनर में आप हमेशा 1 या 2 जो भी आपको अवेलेबल है, जैसी सुविधा है, दूध ज़्यादा पिएँ, आप खाना कम खाएँ, जिससे आपको आलस्य कम आएगा और आपको नींद कम आएगी, और उसकी वजह से आपकी पढ़ाई बाधित नहीं होगी। अगर आप सुबह जग के पढ़ना पसंद करते हैं तो आप रात को संभव कीजिए कि 10 बजे सो जाएं और सुबह 4 बजे उठकर आप अपना पढ़ाई शुरू कर दें। आपको ऐसा प्रतीत होता है कि मेरा परीक्षा जो है वो हिंदी है या ऐसा कोई सब्जेक्ट है जो मानविकी सब्जेक्ट है, जिसको याद करने में ज़्यादा समय लगता है, तो उसकी हेडिंग्स और जो इस कम समय के दौरान जो उसकी मेन पॉइंट्स हैं, बुलेट्स बनाकर या छोटे छोटे पेपर पे, नोटबुक पे वो लिख कर के याद करें, उनको पैराग्राफ में याद करें, उनको बुलेट्स बनाएं, छोटे छोटे पॉइंट्स बनाएं, पॉइंट्स बनाकर उनको याद करें और जल्दी जल्दी कवर करें, दोहराएं ज़्यादा, और ऐसा करें कि वो सब कुछ उस समय में शामिल हो जाए। उस समय में आप उन सभी जो आपके चैप्टर्स हैं, जो अध्याय हैं, उनमें आपका ऐसा कोई अध्याय ना बच जाए जिसको आप टच नहीं कर पाए, बजाय इसके कि उस अध्याय में आपको समझने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। यदि आपकी गणित है या कुछ और विषय है तो आप उसको 9 बजे या रात को 10 बजे कभी भी हल कर सकते हैं, तो उसमें ऐसी समस्या मुझे नहीं लगता विशेष तौर पर आती है। हाँ, आपको हिंदी है या इंग्लिश है या कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में आपको थियोरेटिकल कुछ चीज़ें याद करनी पड़ती है, तो सिर्फ सुबह की वेला होती है जो 4 बजे या 3 बजे उठकर अगर आप उसको पढ़ेंगे और लिखने के साथ ही पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको उसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये थे हमारे साथ में संजय जी, जिन्होंने छात्रों को परीक्षाओं से लेकर के बहुत सारे सुझाव दिए। आप उन सुझावों को कहते हैं कि महान व्यक्ति वो होता है जो दूसरों के नक्शे कदमों पर चल करके, जिन्होंने वो जो माहौल है वो जिया है, उसी माहौल को वो अडॉप्ट करके उन्हीं पद चिन्हों पर चलता है, तो वो ज़्यादा आगे जा सकता है, दूसरे एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठा सकता है। क्योंकि अभी समय नहीं है कि हम खुद से कुछ प्लान करें, कुछ तैयारी करें। इसलिए आपको जो सुझाव दिए हैं उन पर थोड़ा-सा आप फ़ोकस करें और क्या आपके लिए बेहतर हो सकता है उन सुझावों में से, उनको नोट डाउन करें और अपनी तैयारी के लिए पूरे दिलो-दिमाग से इस समय लग जाएँ, जिससे आप परीक्षाओं को अच्छे से मैनेज कर पाएँ और अपने आपके जो मार्क्स हैं वो भी इम्प्रूव हों, जिससे आपकी परसेंटेज अच्छी रहे और आगे आपको जो फर्दर 12th के बाद में या 10th के बाद में आप जाएँ तो उसमें आपको ज़्यादा परेशानी ना हो, अच्छे कोर्सेस आपको मिल सकें। और इस तरीके की जो चर्चा है हम करते रहेंगे, अलग-अलग लोगों से मिलते रहेंगे, जिससे आपको थोड़ी हेल्प हो सके। मैं कृष्णा राष्ट्रवादी आपके साथ में जुड़ा रहूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका भी संजय जी बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का, और इस यूट्यूब चैनल से हमसे जुड़े रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपके काम की वीडियो हम आप तक पहुँचाते रहें।